अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आज है हमारा रेड ट्रैप पार्ट 2। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो पेडलर है ही स्टोल क्रॉफ्टर्स 30 kroner and this is how he did not respect the confidence reposed in him by the crofter। आज आगे देखेंगे हम। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, and it was a big and confusing forest which he had gotten into. यहाँ तक अगर हम इसमें देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है, जो पेडलर है ही वॉज वेरी प्लीज्ड with his smartness. Why he was pleased with his smartness? He was considering him smart as he had किस तरीके से जो क्रॉफ्टर है उसने अपना हार्ड अर्न मनी उसको दिखाया एंड उसने उसको चोरी कर लिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, और उसने क्या डिसाइड किया कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं वहाँ से भागेगा, बल्कि ही डिसाइडेड टू एस्केप थ्रू द वुड्स, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। सो ही टर्न इनटू द वुड्स। वुड्स का मीनिंग क्या है? फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। कुछ टाइम के लिए जब वो जंगल में घुसा तो उसे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं की उसने, लेकिन बाद में जो है वो जो फॉरेस्ट था, इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड इट वॉज गेटिंग वर्स एज द डे। He tried to be sure to walk into a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without, but the path coming to an end of the wood, and finally he realized that he had been walking around the same part of the forest. Yes, पूरा दिन वो चलता रहा, लेकिन at the end of the day, what he realized that he had been walking into the same part of the day, same part of the forest the whole day. All at once he recalled his thought about the world and the rat trap. Now his own turn had come. Listen to it very carefully. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable का मीनिंग क्या है? Incapable of escape, राइट, जहाँ से निकलना मुश्किल हो। और यहाँ पर उसने बताया कि जब उसे रियलाइज हुआ दैट पूरे दिन वो जंगल के एक ही पार्ट में घूम रहा है, तो व्हाट ही थॉट कि अब उसके दिमाग में जो उसका एक थॉट था, विचार था इस वर्ल्ड का एक रेड ट्रैप कहने का, वो आया। और अब उसे समझ आया कि ये जो 30 करोड़ बिल्स थे दे वर लाइक अ बेग, और जैसे ही उसने उसको टच किया वो किस में फंस गया? इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में। और ये जो पूरा जंगल है ये एक रेड ट्रैप था जिसमें वो फंस चुका था, एंड इट वॉज लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। आगे देखिए इसमें, इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. Right? It was a time of December and darkness was already drawn upon in the over the forest. This increased the danger, और इसी के साथ जो डेंजर था वो बढ़ता गया, एंड इंक्रीज हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और साथ ही वो उसका जो ग्लूम और डेस्परेट होता गया। और ग्लूम का मीनिंग है सीरियस, वो सीरियस होता गया। फाइनली इट मीन्स ऑल इट मीन्स ही ग्रू होपलेस। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और फाइनली उसे पता चला कि उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और वो बहुत थक चुका था पूरे दिन से। एंड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड अराइव्ड. But as he laid his head on the ground, he heard a sound.
a hard regular thumping. थम्पिंग का मीनिंग क्या है? हैमर स्ट्रोक्स. जैसे ही वो नीचे लेटा उसने किस चीज की आवाज सुनाई दी? थम्पिंग साउंड्स. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are hammer strokes from an iron meal. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered into the direction of the sound. राइट और ये जो एरिया था ये माइंस का एरिया था तो उसके मन में कोई डाउट नहीं रहा कि ये किस चीज़ की साउंड है. नो डाउट कि ये किसके स्ट्रोक्स थे? हैमर स्ट्रोक्स थे. और इसका मतलब था कि पास जरूर कोई आयरन माइन है, आयरन मील है. और ही कॉल्ड अपॉन हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैगर्ड. स्टैगर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैगर्ड इज टॉटर. टॉटर का मीनिंग होता है लड़खड़ा कर चलना. बिकॉज ही वॉज डेड टायर्ड और वो जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही थी उस तरफ वो चलने लगा. Yes, moving ahead. The Ramsjo Iron Work, which was now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and screws slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal carrots. Yes, ये रामसजो आयरन वर्क्स के एरिया के बारे में बताया गया है कि कुछ दिन पहले ही वो जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्क प्लेस था, आयरन प्लेस था. और यहाँ पर क्या था? एक लार्ज प्लांट था ये विथ स्मेल्टर, जहाँ पर पिघलाया जाता था लोहे को. रोलिंग मिल थी और वहाँ पर एक फर्नेस भी था. इन द समर टाइम में यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैसे होता था? थ्रू कैनाल. और क्योंकि विंटर्स में वहाँ पर जो लेक्स थी वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता था ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए रोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता था. और इसी वजह से जो रोड्स थे वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर क्या गिर जाती थी? कोल डस्ट. जो चारकोल कैरेट्स थे उनसे कोल डस्ट पूरे रोड पर गिर जाती थी. आगे देखिए इसमें. During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with the iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration through. As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Yes, इसमें जो फर्नेस था वहाँ पर जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसका जो वहाँ पर कौन थे उसके बारे में बताया है. जो हमारा कैरेक्टर था मास्टर स्मिथ वो वहाँ पर है और उसके साथ उसका एक हेल्पर बैठा हुआ है. एंड दे वर वेटिंग फॉर द पिग आयरन. राइट, तो वो पिग आयरन का वेट कर रहे हैं. उसने विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो उन्होंने पिघलाने के लिए रखा हुआ है. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और एनविल जिसके ऊपर डालकर वो उसको आकार देने वाले हैं. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास, और बीच में वो खड़े होकर उसको जो पिग आयरन था उसको स्टीयर करके आते थे. और किस तरह उसका इतना हाई टेम्परेचर था कि वो वहाँ पर बिल्कुल प्रेस्पायरेशन, ड्रिपिंग विद प्रेस्पायरेशन, जब वो लोड कर आते थे उसको स्टीयर करके तो कितना पसीना उन्हें आता था. और उनकी जो ड्रेस थी काम करने की वो क्या थी? दे वर वियरिंग शॉर्ट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज. सो दिस वाज ऑल अबाउट मास्टर स्मिथ और जो उसका हेल्पर था उसके बारे में है. आगे इसमें देखिए. All the time there were many sounds to be heard in the forge. और जो फोर्ज था, फर्नेस जो वहाँ पर था, उसके आसपास कई तरीके की आवाज़ें आ रही थी उस दिन. और वो क्या थी? द बिग बेलोज ग्रॉन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. जो बड़े बड़े आयरन के जो बेलोज थे वो दे वर ग्रोनिंग एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. और जब कोयला उसके अंदर भट्टी के अंदर जल रहा था तो उसकी भी क्रैकिंग साउंड्स थी. द फायर बॉय शावल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. और जो फायर बॉय था वो क्या कर रहा था? चारकोल जब भी फर्नेस के अंदर डाल रहा था तो वो उससे भी आवाज़ आ रही थी. देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर.
आउटसाइड रोर द वाटरफॉल, और बाहर एक और आवाज थी, और वो किसकी थी, जो वहां पर एक वाटरफॉल था. एंड द शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ. और वहां पर एक आवाज और थी, और वो किसकी थी, जो नॉर्थ विंड जो वहां पर तेज आ रही थी, और उसके साथ बारिश आ रही थी ब्रिक टाइल रूफ के साथ. सो दीज वर द साउंड्स देयर. और ये साउंड्स के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि जब वहां पर पैडलर आता है फर्नेस के अंदर, तो वहां पर वो नोटिस नहीं कर पाता है मास्टर स्मिथ बिकॉज ऑफ दीज साउंड्स. It was probably on account of all these sounds that the master smith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. और शायद इन्हीं सभी आवाज़ों की वजह से जो मास्टर स्मिथ था उसने नोटिस नहीं किया कि कोई वहाँ फोर्ज में एंटर हुआ है, until he stood up close to the furnace, जब तक कि वो फर्नेस के बिल्कुल पास आकर नहीं रुक गया. Surely it was nothing unusual for a poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently to the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. Right? So how did the master smith reacted? इसमें हम देखेंगे कि श्योरली ये एक अनयूजुअल नहीं था इस तरीके के वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड कौन होता है? हु रोम एमलेसली, जो एमलेसली इधर उधर घूमते रहते हैं, दोज हु हैव नो हाउस. तो ये जो मिल है या फोर्ट जो है वो इस तरीके के वैगाबॉन्ड्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली जगह थी, क्योंकि इट वाज अ टाइम ऑफ विंटर. और जो भी इस तरीके के पैडलर होते थे, जब भी वो सूटी पेन्स के थ्रू वो देखते थे, तो वो यहाँ पर अट्रैक्ट होकर चले आते थे. द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. इंट्रूडर कौन होता है? जो बिना किसी परमिशन के अंदर आ जाए. और जो ब्लैक स्मिथ है उसने उसको बहुत ही कैजुअली देखा, एंड ही शोड हिज इंडिफरेंस टुवर्ड्स द इंट्रूडर. हु इज द इंट्रूडर हियर? इंट्रूडर इज द पैडलर. He looked the way people of his type usually did with a long beard. और वो ऐसे ही रिएक्ट करता था इस तरीके के लोगों की तरफ, मास्टर स्मिथ, जब इस तरीके के लोग वहां पर आते थे. those who have dirty clothes, ragged clothes with a bunch of red traps dangling on his chest. dangling का मीनिंग क्या है? to hang loosely, right? He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him a single word. Haughty means disdainfully, right? तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो पैडलर है, he asked for the permission, he asked for the night stay in the forge. And जो मास्टर स्मिथ था, he did not speak even a word to him, and he gave his haughty consent. haughty means disdainfully, है ना, बहुत ही गुस्से में, जैसे उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, एंड उसने उसको कंसेंट कर दिया. कंसेंट मतलब ही एग्रीड without honoring him a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. और जो ट्रैम्प था, who is the tramp here? ट्रैम्प कौन है यहाँ पर? पैडलर. जो पैडलर है उसने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी यहाँ पर कोई बात नहीं करने आया था, बल्कि he was there to only there to warm himself and to sleep. Yes, तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो है इसमें उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हमने देखा what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap. Yes, peddler जो था उसको कब यकीन हुआ, या उसे किस चीज को देखकर ऐसा फील हुआ that वो एक rat trap में फंस चुका है, right? कब उसे फील हुआ? After stealing the 30 kronor. Yes, after stealing 30 kronor, right? After stealing 30 kronor, and in order to escape, but what happened? But he caught in the
बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। कब फील हुआ उसे? जब उसने 30 क्रोनोर चुरा लिए क्रॉफ्टर के एंड ही ट्राइड टू एस्केप बट व्हाट हैपेंड, he was not he did not get success, he caught in a big and confusing forest। वो एक बहुत बड़े से जंगल में फंस गया जो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा था। एंड एट दैट मोमेंट ही रियलाइज दैट he was fallen indeed into a rat trap, right? That's all for today. Thank you.